जी, जो आज ये कार्यक्रम किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज इस कार्यक्रम के हमारे 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहली बात तो ये कि मथुरोडा मंडल की अभी हमारी नई पदाधिकारियों और नई कार्यकारिणी घोषित हुई है, तो सब पदाधिकारियों से परिचय, और उसके बाद परिचय के बाद उन सब पदाधिकारियों ने आगे संगठन को कैसे बढ़ाना है, उसकी रचना कैसे करनी है, उसके बारे में सभी पदाधिकारियों को बताना कि उन्होंने आगे हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख कैसे बनाने हैं। और तीसरा विषय था कि जिस तरीके से आज ये किसान आंदोलन चल रहा है, एक पूरे के पूरे झूठ के ऊपर आधारित है, तो उस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को बताना कि हमने तथ्य सत्य जो है इस आंदोलन के बारे में वो एक बार वो भी सारे अच्छी तरीके से समझ लें। आज मैंने कृषि कानूनों की एक कॉपी भी इस मंडल में दी है, ताकि हमारे कार्यकर्ता भी इन तीनों कानूनों को अच्छे से पढ़ें और घर घर जाकर संपर्क करके अपने किसान भाइयों से उनको इसके बारे में बता सकें तथ्य क्या है। जैसे जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस विषय में ऐसा लगता है कुछ लेट हो गया, देर नहीं होगी समझाने के लिए? नहीं, लगातार ये कार्यक्रम तो लगातार हमारा समझाने के लिए चल ही रहा है, लेकिन आज समस्या केवल ये है कि जो विपक्ष है उनके पास ना तो कोई मुद्दा है, ना ही कोई नेतृत्व है, तो इसलिए उनको आज अपनी 2024 में भी जब अपना सिंहासन हिलता हुआ नजर आ रहा है कि आज हमारा कोई वजूद नहीं रहा भारत में, तो इसलिए सारी की सारी विपक्षी ताकतें इकट्ठे होकर केवल और केवल उनका मुद्दा एक ही है कि मोदी जी को हम कैसे हटाएं। कृषि कानूनों से भी उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल हमारे भोले भाले किसानों को वो गुमराह कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं वो झूठी बातें बता कर उनको उन्होंने वहाँ पर इकट्ठा करा हुआ है। नहीं तो उन सब जितने भी आज आप देख लेना, जितने भी लोग वहाँ पर, चाहे वो चडूनी है, चाहे वो राकेश टिकैत है, चाहे वो दर्शन सिंह है, कल मैं आपको दिखा दूंगी कि ये सारे के सारे लोग किस तरीके से चुनावी राजनीति में कूदने के लिए ही केवल ये लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और भोले वाले किसान जो है वो ठंड में वहाँ पर तंग हो रहे हैं, और केवल विपक्ष को अपनी जमीन अब इस टाइम खिसकती हुई नजर आ रही है। इसलिए उन्होंने सोचा कि युद्ध का बिगुल अभी से बजा दें। यदि ये कार्रवाई कुछ समय पहले की जाती तो इतना बड़ा भयानक रूप नहीं होता। देखिए, कार्रवाई शुरू से ठीक से चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें भी जैसे जैसे इस आंदोलन के साथ जुड़ती गई, वो भी एक समस्या है। क्योंकि आप देखिए, आज भारत जो है आत्मनिर्भर भारत के रूप में पहली बार दुनिया के सामने इतनी मजबूत शक्ति के रूप में उभरा है कि जो आपने अब हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी देखी होगी, आज अमेरिका में, लंदन में कहीं पर भी वैक्सीन फ्री नहीं लग रही है, वहाँ पे $30 की एक डोज है, और इंडियन जो वैक्सीन है उसकी कीमत भी कम है, उसकी जो कीमत है वो $6 है, और उसके बावजूद भी सारे भारतीयों को जो वैक्सीन जो है वो बिल्कुल फ्री लग रही है। पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लग चुकी है 2 डोज, अगली चरण में जो है वो हमारे सीनियर सिटीजन्स को लगेगी। अब आप ये देखिए, जिस टाइम कोरोना शुरू हुआ था उस टाइम हम ना हमारे पास मास्क थे, ना हमारे पास पीपी किट थी, ना हमारे पास वेंटिलेटर्स थे। मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज भारत ये सामान बना भी रहा है और निर्यात भी कर रहा है। वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत हमने अपने सारे पड़ोसी देशों को, चाहे वो बांग्लादेश था, भूटान था, म्यांमार था, मालदीव था, श्रीलंका था, हमने सबको वैक्सीन मुफ्त भिजवाई है। पहली बार ये हुआ कि पश्चिमी देश भी आज भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो भी हमसे वैक्सीन मांग रहे हैं। अब आप ये बताइए कि इस स्थिति में चीन को भी कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ है, क्योंकि पहले जो है मुख्य निर्यातक चीन था और आज मुख्य निर्यातक भारत हो गया। तो जो चीन है आज उन्हीं कम्युनिस्टों को सपोर्ट कर करके और बाहर से विदेशी फंडिंग हो के आज मेरे भोले वाले किसानों की गाड़ियों पे हमें लाल झंडे नजर आ रहे हैं। तो आप ये देखिए, ये इनकी सोची समझी केवल एक चाल है कि कैसे भारत आत्मनिर्भर बन गया और कैसे भारत चीन से भी आगे बढ़ गया। तो ये केवल एक षड्यंत्र है। ठीक है मैम, जैसे बीजेपी सरकार ने या हरियाणा सरकार ने जो ये कार्यक्रम चालू किया, इसमें देखना है आप कितने सफल हो पाते हैं।
कौन सा कार्यक्रम? जो ये किसानों को समझाने का, किसानों को जागरूक। बिल्कुल हम इस पर 100% सफल होंगे, क्योंकि देखिए अगर कोई झूठ 100 बार भी बोल देंगे तो वो सत्य नहीं हो जाएगा। अब तो हम अपने तीनों कृषि कानूनों की कॉपीज लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी किसान की ज़मीन जो है वो नहीं ली जा सकती। जो चीज़ें जो किसी की शंकाएं हैं, हम उन शंकाओं का समाधान करेंगे और घर घर जाकर हम अपने किसान भाइयों को समझाएंगे। हाँ मैम, जैसे मैं आपके एक व्यक्तिगत राय जानना चाहता हूँ। आप जिला अध्यक्ष हैं पानीपत से बीजेपी पार्टी की। अभी महंगाई का दौर है, जैसे डीजल पेट्रोल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो क्या कुछ कहना है आपका? देखिए हमारी सरकार का लगातार प्रयास है कि किस तरीके से डीजल और पेट्रोल का रेट हम कम कर सकें। उस चीज़ के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और जैसे ही इसमें सफलता मिलेगी वो आपके सामने भी आ जाएगी। मैम, जैसे कि आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा, 40% जो एक्साइज है और वैट 24% है, तो कुल मिला के 64% तो हम सरकार को दे देते हैं। यदि 100 रुपये पर लीटर तेल हो जाता है तो हमें तो 36 रुपये का तेल मिलता है। और आम आदमी, जो छोटा सा आम आदमी है, जिसके पास पैसा है या संपन्न है, वो तो बोल सकता है अपने ज्ञापन के थ्रू या किसी के भी पास जा सकता है। आम आदमी कहाँ जाएगा? उसको तो बोलने तक का भी समय नहीं मिलता। आप ये देखिए, अगर आप सरकार की ये वाली बात करते हो तो अभी आपने बजट देखा है, जो पिछला बजट आया है कोरोना के काल में, आप देखिए सरकार की कोई भी आमदनी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरीके का टैक्स जो है वो आम आदमी के ऊपर नहीं लादा गया। सरकार ने जो इस बार टैक्स, जो पूरा का पूरा बजट बनाया, वो आत्मनिर्भर भारत का बजट बनाया। किस तरीके से किसान और मजबूत हो, किस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले। और जहां तक पेट्रोल और डीजल की बात है, उसके ऊपर भी सरकार जो है बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है कि किस तरीके से उसके रेट कम करे जाएं, और आप जल्दी देखना इसमें भी हमें सफलता मिलेगी। मैम, एक मेरा कड़वा सा क्वेश्चन है, यदि आप बुरा ना माने। अभी तक आपने मीठे पूछे हैं? हाँ जी, मीठे पूछे अभी तक तो। मैम, जब इलेक्शन आता है तब मैम रेट रुक जाते हैं, और जब इलेक्शन चला जाता है तब ये बोलते हैं कि तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है प्राइसेस पेट्रोल डीजल के। मैंने आपको बताया ना कि सरकार जो है रेट कम करने के लिए पूरी मजबूती से प्रयासरत है, और मोदी जी तो हमेशा ही गरीब के साथ खड़े हुए हैं। तो इसलिए जैसे ही इसमें सफलता मिलेगी आपको सबसे पहले पता। जहाँ टैक्स की रियायत की बात कर रहे हो जी आप, अब इसमें हमने बजट में टैक्स की रियायत किया है। वो तो टैक्स देते थे बड़े बड़े लोग, ये तो आम आदमी से टैक्स ले जाएगा, पेट्रोल के माध्यम से, डीजल के माध्यम से। किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स, जैसे कि हम खुद, मैं भी इवन ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई कोरोना के टाइम पे सरकार के पास कुछ भी नहीं है, कोई आमदनी नहीं पहुंची, सब चीज़ें बंद थी, तो कहीं ना कहीं बोझ जो है टैक्स का वो पड़ेगा। लेकिन किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके का टैक्स का बोझ जो है वो आम आदमी पर नहीं पड़ा है। ये तो हर जन पे पड़ेगा जी, हर जन पे। इसके ऊपर भी सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है। मैम, जैसे जो रेल में जो सफ़र करने वाले हैं, जैसे मैं आज ही देख रहा था कि दोगुने किराए हो गए हैं, तो ऐसे तो आम आदमी जो रेल में सफ़र करने वाला है उसके लिए सफ़र बहुत महंगा हो गया। रेलवे बजट आ गया? नहीं मैम, रेल का जो अभी स्टार्ट हुई है रेल, जो 1-2 दिन पहले, तो उसमें ये डिक्लेयर हुआ है, ये न्यूज़ के माध्यम से पता लगा है कि भाई जो किराए हैं वो दोगुने हो गए। तो उस पर क्या कुछ करना है? क्योंकि आम आदमी का तो सफ़र ये रेल और बस ही है, तो दोगुना हो गया, क्या कुछ करना है? देखिए, आज अगर हम रेल को भी देखें तो रेल भी कहीं ना कहीं घाटे में ही चल रही है। अगर आप पूरा का पूरा रेल देखो, मेरी तो पिछले दिनों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से ही बात हो रही थी, अपने मूलचंद शर्मा जी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमारी ट्रांसपोर्ट जो है वो कितने ज़्यादा घाटे में चल रही है। तो अब सरकार को ये जितनी भी चीज़ें हैं उनमें उन घाटों को कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो स्मूथ रनिंग हो जाए, क्योंकि सरकार ने भी तनख्वाहें तो देनी है ना। सब कितने ही लोगों का जो परिवार है रेल से या उससे बसों से चलता है, तो अगर ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं इतने ज़्यादा घाटे में रहेंगे तो ये डिपार्टमेंट्स चल ही नहीं पाएंगे, और चल नहीं पाएंगे तो आप देखिए कि फिर कहीं ना कहीं बंद होने की कगार पर, क्योंकि हर सुविधा जब तक उसके पास पैसे नहीं होंगे तो ट्रेन भी कैसे चलेंगी या बसेस भी कैसे चलेंगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू।